इस लेक्चर से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। ये फर्स्ट लेक्चर है इस सीरीज में जिसमें हम 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। एंड फर्स्ट क्वेश्चन ये है व्हाट इज लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सेकंड क्वेश्चन ये है वेयर द लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम। मीन लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे डिराइव किया जा सकता है, जो लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला है वो एक्चुअली कैसे डिराइव हुआ है। एंड थर्ड क्वेश्चन ये है व्हाट टाइप्स ऑफ फंक्शन पोजेस लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। क्या हर फंक्शन की लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है या कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस हैं जिनकी लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। एंड लास्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाई वी आर स्टडीइंग लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। एक्चुअली लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की एप्लीकेशंस क्या हैं, हम लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी करके एक्चुअली क्या ऑब्टेन करना चाह रहे हैं। सो ये बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है लैप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की सीरीज को स्टार्ट करने से पहले हमें इनका आंसर करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन को आंसर करने के लिए पहले मैं ट्रांसफॉर्मेशन एंड ऑपरेटर्स को डिफाइन करूंगा। So a transformation is a function from one vector space to another vector space that are defined on the same field. Okay, if the spaces are same, and then this transformation is sometimes called an operator. Okay, so operator is a special case of the transformation where we are considering the vector spaces are equal. If the transformation satisfies this condition, then the transformation is called a linear transformation. So transformation or operator simply एक फंक्शन है जो किसी वेक्टर स्पेस से इनपुट लेगा एंड किसी और वेक्टर स्पेस में उसकी आउटपुट प्रोवाइड कर लेगा। यहाँ नोट कर लें ये वेक्टर स्पेस स्पेस ऑफ फंक्शंस भी हो सकती है या स्पेस ऑफ मैट्रिसेस भी हो सकती है या स्पेस ऑफ नंबर्स भी हो सकती है। वेक्टर स्पेस के एलिमेंट किसी भी टाइप के हो सकते हैं, इवन स्पेस ऑफ सीक्वेंसेस भी हो सकते हैं। बट हमारी जो डिस्कशन यहाँ पे है हम एक्चुअली इस वेक्टर स्पेसिस को स्पेस ऑफ फंक्शन कंसिडर करेंगे। सो नेक्स्ट हम ऑपरेटर्स की कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं। सो फर्स्ट वेरी बेसिक एग्जांपल ऑफ ऑपरेटर इज अ डिफरेंशियल ऑपरेटर। सो डिफरेंशियल ऑपरेटर एक्चुअली क्या करता है कि डिफरेंशिएबल फंक्शन की स्पेस से एक फंक्शन पिक करता है, उस पर डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन अप्लाई करता है एंड देन हमें एक आउटपुट फंक्शन प्रोवाइड कर लेता है। से फॉर एग्जांपल अगर हम इनपुट फंक्शन को एक्स स्क्वायर कंसिडर कर लें, सो हमें पता है ये डिफरेंशियल ऑपरेटर इस पर अप्लाई होके इसका डेरिवेटिव 2x प्रोवाइड करेगा। ओके, यहाँ नोट कर लें डेरिवेटिव is actually a function, okay, which takes inputs from space of differentiable function and map into the same space defined on set of real number. Okay, so इस तरह से हम सेकंड एग्जांपल ऑपरेटर्स की इंटीग्रल ऑपरेटर्स भी कंसीडर कर सकते हैं। जी, इंटीग्रल ऑपरेटर एक्चुअली इनपुट पिक करेगा इंटीग्रेबल फंक्शन की स्पेस है, ओके, एंड देन इस पे इंटीग्रल की डेफिनेशन अप्लाई करेगा एंड हमें एक आउटपुट प्रोवाइड कर देगा जो कि एक्चुअली फैमिली ऑफ फंक्शंस होगी। सो यस, यहाँ पे भी हम एग्जांपल कंसिडर कर सकते हैं। सो लेट्स से इनपुट फंक्शन को 2x अगर लेट्स से कंसिडर करें, सो इसकी करस्पॉन्डिंग जो फैमिली ऑफ फंक्शन आएगी वो एक्स स्क्वायर प्लस सी होगी। यहाँ फैमिली फंक्शन इस सी की वैल्यू की वजह से मैं ऐसा कह, ओके, लेट्स से अगर आप इनपुट फंक्शन साइन एक्स कंसिडर करें तो उसके करस्पॉन्डिंग ऑब्वियसली इंटीग्रल ऑपरेटर ने इसके करस्पॉन्डिंग जो फंक्शन हमें प्रोवाइड करना है आउटपुट फंक्शन वो होगा cos x प्लस सी। ओके, सो हम कह सकते हैं इंटीग्रल इज एक्चुअली अ फंक्शन विच टेक्स एन इनपुट्स from the space of integrable function and it gives output in the same space. So same space होने की वजह से इसे हम ऑपरेटर्स बोलेंगे। ओके, फर्दर ये दोनों ऑपरेटर्स लीनियरिटी की कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ a f of x and plus b g of x can be written as a derivative of f of x and plus b derivative of g of x. So yes, ये linearity की condition है। So both these operators are actually linear operators. यहाँ ये बेस हमने इसलिए बनाई है कि ऑपरेटर्स एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन का स्पेशल केस है जहाँ पे वेक्टर स्पेसेस इनपुट स्पेस एंड आउटपुट स्पेस एक्चुअली सेम स्पेस होते हैं। आगे चल के एक्चुअली हम इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे और सेकंड क्वेश्चन का आंसर करने के लिए वेयर द लैप्लास कम्स फ्रॉम हम एक पावर सीरीज कंसिडर कर लेते हैं। ये पावर सीरीज एक्चुअली एक इन्फिनिट सीरीज है जिसमें हमारे पास कोफिशिएंट्स हैं। ओके, ये कोफिशिएंट्स ऑब्वियसली सीक्वेंसेस होंगी एंड देन इसके साथ एक वेरिएबल मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड वेरिएबल की भी सेम
पावर्स इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे हमारे पास इन्फिनिट सीरीज है, सो n 0 to इन्फिनिट तक अप्रोच कर रहे हैं। एंड फॉर द गिवन चॉइस ऑफ दीज कोफिशिएंट, दिस पावर सीरीज कन्वर्ज करेगी किसी फंक्शन को जिसे हम कैपिटल ए ऑफ एक्स के साथ रिप्रेजेंट करें। नोट कर लें जस्ट ये रेफरेंस के लिए, यहाँ पे इस ए के करस्पॉन्डिंग में कैपिटल ए रिप्रेजेंट करें। ओके, सो मैं इस सीरीज को रीअरेंज करके इस तरह से भी लिख सकता हूँ। सो यहाँ पे ये जो ए एन एक्चुअली सीक्वेंस है, सो सीक्वेंस इज अ फंक्शन विच डिफाइन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सो इस सीक्वेंस को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं ए ऑफ एन, where a of n representing that a is function of natural number n. Okay, so yes, हम कह सकते हैं for chosen a n, this power series is correspond to some function a x. Okay, and यहाँ पे obviously a n natural number पे define हुआ है, so this is actually discrete function. ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास जो राइट साइड पे फंक्शन आ रहा है जिसकी पावर सीरीज एक्सपेंशन है, दिस इज एक्चुअली कंटिन्यूस फंक्शन। ओके, सो अब हम पावर सीरीज को एज अ ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर करेंगे। सो यस, हम लिख सकते हैं पावर सीरीज इज एक्चुअली अ ट्रांसफॉर्मेशन which take input as a discrete functions and then it work on it and gives us a continuous function. ओके, हम ये कह सकते हैं कि पावर सीरीज, लेट्स से मैं इसे समेशन के साथ रिप्रेजेंट करता हूँ, ये एक्चुअली एक फंक्शन है जो कि डिस्क्रीट फंक्शन की स्पेस पे डिफाइन हुआ है एंड इससे हमें ये मैप कर रहा है एक कंटिन्यूस फंक्शन की स्पेस में। सो यस, ये v एक्चुअली स्पेस ऑफ डिस्क्रीट फंक्शंस है और ये w एक्चुअली स्पेस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस स्पेस पे चूंकि ये एक मैप है बिटवीन टू वेक्टर स्पेसिस, मैं इसे एज ए ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर कर सकता हूँ। ओके, सो इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो लेट्स से अगर मैं ए एन को 1 कंसिडर कर लूँ, okay, so let's say this a n which is discrete function is simply 1. so obviously ये पावर सीरीज इस पे वर्क करेगी एंड इसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक कंटिन्यूस फंक्शन 1 divided by 1 minus x प्रोवाइड कर लेगी, which is only possible for x absolute less than 1. ओके, बिकॉज यहाँ पे अगर ए एन को 1 से रिप्लेस करूँ, सो ये जो सीरीज एक्सपेंशन आएगी ये एक्चुअली 1 divided by 1 minus x की बाइनोमियल सीरीज एक्सपेंशन है एंड ये कन्वर्जेंट उसी वक्त होगी जब x की जो वैल्यूज है उनके एब्सोल्यूट लेस देन 1 है। सो लेट्स से अगर मैं इनपुट फंक्शन जो कि डिस्क्रीट फंक्शन है इसे चेंज करूं और मैं इसकी जगह पे लेट्स से 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल अगर कंसिडर कर लूं, सो यस, हमें पता है कि ये वेल नोन सीरीज एक्सपेंशन इस वक्त e टू द पावर x की सीरीज एक्सपेंशन है एंड दिस इज वैलिड एंड कन्वर्जेंट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। सो यस, हमें डिस्क्रीट फंक्शन की ये चॉइस एक्चुअली करस्पॉन्डिंग हमें जो कंटिन्यूस फंक्शन प्रोवाइड कर रही है वो e टू द पावर x है। लेट्स से अगर मैं डिस्क्रीट फंक्शन को कंसिडर कर लूँ -1 टू द पावर n डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल if n is equal to even and it is 0 if n is odd. so yes, इस केस में इस डिस्क्रीट फंक्शन के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास कंटिन्यूस आउटपुट आएगी दैट इज एक्चुअली cos of x which is also convergent for all values of x. and let's say अगर डिस्क्रीट फंक्शन को मैं फोर्थ एग्जांपल में कंसिडर कर लूँ 1 divided by n factorial if n is odd and it is 0 if n is even. so obviously हमें पता है कि ये साइन हाइपरबोलिक फंक्शन की सीरीज एक्सपेंशन है। सो अगेन हमें इस करस्पॉन्डिंग इन जो डिस्क्रीट फंक्शन इनपुट है उसकी करस्पॉन्डिंग जो हमें कंटिन्यूस फंक्शन आउटपुट में मिलेगा that is actually sin hyperbolic. so again this is valid for all values of x. okay, so अब अगर समराइज करें so हम ये कह सकते हैं कि पावर सीरीज is actually a transformation which takes input from the space of discrete functions and it maps the output to the space of continuous function. so because the input discrete function है, so इसके variables को मैं n के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एंड आउटपुट फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन आ रहे हैं, सो इसके वेरिएबल को मैं इसलिए x के साथ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, अब इस कॉन्सेप्ट को जनरलाइज किया जा सकता है, हम डिस्क्रीट फंक्शन के बजाय
अगर लेट्स से मैं इनपुट्स को भी कंटिन्यूस फंक्शन की फॉर्म में जनरलाइज कर लूँ तो ऑब्वियसली उस केस में हमारे पास ये जो समेशन है पावर सीरीज ये इंटीग्रल के साथ रिप्लेस हो जाएगी और हम देखेंगे कि उस फॉर्म में हमारी जो ट्रांसफॉर्मेशन होगी उसको हम कैसे डील करेंगे। सो लेट्स से मैं डिस्क्रीट फंक्शन को जो इनपुट फंक्शन थे इन्हें कंटिन्यूस फंक्शन के साथ रिप्लेस कर दूं। सो ऑब्वियसली इस वक्त कंटिन्यूस फंक्शन के लिए मैं जो वेरिएबल है वो n नहीं रिप्रेजेंट करूंगा, अगर लेट्स से मैं इसे t के साथ रिप्रेजेंट करूं एंड फंक्शन की नोटेशन को मैं f के साथ अगर लेट्स से रिप्रेजेंट करें, सो हम कंटिन्यूस इनपुट दे रहे हैं। सो इस केस में हमारे पास जो समेशन है वो इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाएगा और इंटीग्रेशन हम करेंगे फ्रॉम 0 टू इन्फिनिट बिकॉज ये t की वैल्यूज हैं। सो t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू इन्फिनिट एंड ये इनपुट फंक्शन है। एंड इसी तरह जैसे पावर सीरीज में हमारे पास x पावर n था, यहाँ हम x पावर t लिखेंगे और जो आउटपुट फंक्शन आएगा अगेन वो भी कंटिन्यूस फंक्शन होगा। सो इस टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन को एक्चुअली लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। So yes, Laplace transformation is actually analogy of the power series transformation in the sense that power series transformation maps discrete function to the continuous function, where Laplace transformation maps continuous function to the continuous function. ओके यहाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, जैसे पावर सीरीज ट्रांसफॉर्मेशन में हम n एज्यूम कर रहे होते हैं दैट शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। सो इसके एनालॉगी जो हमारे पास पैरामीटर है कंटिन्यूस का, ये वेरिएबल जिसे कह सकते हैं, उस पर भी हम कंडीशन इम्पोज करेंगे दिस t शुड बी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। बट यहाँ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी ये जो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है इसमें हमारे पास एक इम्प्रॉपर इंटीग्रल अपीयर हो रहा है जो कि कन्वर्जेंट भी हो सकता है एंड डाइवर्जेंट भी हो सकता है। सो हमने फर्दर इस x पे अजम्पशन अप्लाई करनी है सच दैट ये बाउंडेड फंक्शन f के लिए हमें हमेशा कन्वर्जेंट आंसर दे। और फर्दर ये कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की। ऑब्वियसली स्टैंडर्ड फॉर्म में यहाँ हमारे पास x टू द पावर t की जगह पे e टू द पावर माइनस st होता है। यस, वो हम कैसे ऑब्टेन करेंगे, सो नेक्स्ट हमारी डिस्कशन ये है। सो ऑब्वियसली अगर मैं लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को कहूँ, सो यस लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन की फॉर्म में ये होगा कि ये स्पेसिफिक टाइप के फंक्शन को इनपुट कंसिडर करेगा। ओके, इन स्पेसिफिक टाइप के फंक्शंस को हम आगे चल के देखेंगे एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। ओके, सो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन पीस वाइज फंक्शन को ये एज ए इनपुट ट्रीट करेगा एंड देन हमें एक आउटपुट डब्ल्यू स्पेस में प्रोवाइड कर देगा और ट्रांसफॉर्मेशन जो प्रोसेस होगी थ्रू दिस फार्मूला प्रोसेस होगी। ओके, सो यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहे थे कि हमारे पास यहाँ पावर में इस वक्त रियल वेरिएबल है। So it can be 1/2 और t is equal to 1/2 टाइप नंबर्स। हमें कॉम्प्लेक्स एक्चुअली आउटपुट नहीं चाहिए, हमें एक्चुअली रियल आउटपुट्स चाहिए, हमें ये रियल सिचुएशन चाहिए। सो वो उसी वक्त पॉसिबल होगी जब हम x पे रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करें, दिस इज पॉजिटिव। अदरवाइज x को अगर नेगेटिव एज्यूम करेंगे तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर भी जनरेट हो सकता है। नोट कर ले, पावर सीरीज में हमें ये कंडीशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं थी बिकॉज वहाँ पे पावर हमारे पास नेचुरल पावर्स थी एंड अगर नेगेटिव नंबर भी हो तो उसकी नेचुरल पावर हमें रियल नंबर प्रोवाइड करते हैं। सो यस, ये फर्स्ट कंडीशन हमने इम्पोज कर लिया कि x शुड बी ग्रेटर देन 0। ओके, सेकेंड कंडीशन ये है फॉर बाउंडेड फंक्शन दिस इंटीग्रल मस्ट बी कन्वर्जेंट। सो अगर लेट्स से f ऑफ t बाउंडेड है तो इस इंटीग्रल को कन्वर्जेंट होना चाहिए एंड हम देख सकते हैं t की वैल्यूज t इज रनिंग फ्रॉम 0 टू इन्फिनिट। ओके, सो अगर मैं x को ग्रेटर देन 1 कंसिडर करूं, सो लेट्स से x को अगर हम 2 कंसिडर करें, सो व्हेन t अप्रोचेस टू इन्फिनिट दिस इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। सो हम सेकंड कंडीशन अप्लाई ये कर रहे हैं कि x इज शुड बी लेस देन 1 सच दैट फॉर ऑल बाउंडेड फंक्शन दिस इंटीग्रल इज कन्वर्जेंट। ओके, और जो बाउंडेड फंक्शन नहीं है फिर उस पर हम फर्दर आगे चल के देखेंगे कि उन्हें कैसे डील किया जाए। सो यस, ये दो कंडीशंस हमने यहाँ पे इम्पोज कर दी। फर्दर थर्ड हमारे पास जो पॉइंट है, ऑब्वियसली ये एक इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन है। सो इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म करने के लिए हमें
हमेशा इनपुट फंक्शन को एक्स टू द पावर टी के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की टेक्निक को अप्लाई करते हुए इस इंटीग्रल को एवेलुएट करना है और हमें करस्पॉन्डिंग आउटपुट फंक्शन मिलेगा। सो ऑब्वियसली जब तक हम अलजेब्राइक फंक्शन कंसिडर करेंगे, चूंकि अलजेब्राइक फंक्शन गिवन फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, हम अलजेब्राइक फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करें या अलजेब्राइक फंक्शन को सेकंड फंक्शन कंसिडर करें। दोनों केसेस में हमें अलजेब्राइक फंक्शन पे पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन और पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करना पड़ेगा। सो हमारे पास हमेशा ये टी वाली टर्म, जब भी पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन अप्लाई करेंगे सो ये टी वाली टर्म्स स्टार्ट में आएगी, और पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये टी वाली टर्म्स डिनोमिनेटर में जाएंगे। सो ये सूटेबल नहीं है, सो हम एक ऐसा फंक्शन सब्स्टिट्यूशन करेंगे जिससे ये इंटीग्रल इजीली एवेलुएट हो जाए हर स्टेप में, और हम इस x को ऐसे फंक्शन में ट्रांसफॉर्म करेंगे सच दैट कि उसकी इंटीग्रेशन अगर परफॉर्म करें, डेरिवेटिव परफॉर्म करें, सो ये t का रोल उसमें हमारे पास अपीयर ना हो रहा हो, बिकॉज t अप्रोचेस टू इन्फिनिट। सो हम इस t को अवॉइड करना चाह रहे हैं, सो हम x वेरिएबल को एक्चुअली ट्रांसफॉर्म करेंगे। सो बेस्ट चॉइस हमारे पास ये है कि हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन कंसिडर कर लें, बिकॉज एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन ही होता है, एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल भी एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। सो यस, मैं x को लिखूंगा e टू द पावर log ऑफ x, बिकॉज e और log इनवर्स फंक्शन है एक दूसरे के, सो e और log एक दूसरे को कैंसिल करके हमें दोबारा से x मिल जाएगा। फर्दर यहाँ देख लें, हमारे पास x पे लिमिट ये है कि x शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। सो जब भी x इसके बीच में होगा सो ऑब्वियसली log x नेगेटिव आंसर देगा हमें। ओके, सो हम न्यू वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से। सो यस, मैं न्यू वेरिएबल s डिफाइन करूंगा और ये एज्यूम करूंगा दिस इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम ऑफ log ऑफ x, बिकॉज यहाँ पे ये log x नेगेटिव आएगा, सो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा नेगेटिव प्लेस कर रहा हूँ। सो यस, s इज इक्वल टू नेगेटिव log ऑफ x, ये एज्यूम कर लूँगा। ओके, विद दिस एजम्पशन x पावर t कैन बी रिटन एज e टू द पावर माइनस एस टी। ओके, सो यहाँ पे अब हमारा आउटपुट फंक्शन भी हमारा चेंज हो जाएगा और आउटपुट फंक्शन s की फॉर्म में आ जाएगा। सो यस, सो अगर मैं इन दो एजम्पशन को लिखूं, सो यस, फर्स्ट एजम्पशन ये है कि x इज ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 फॉर कन्वर्जेंट इंटीग्रल, एवरी बाउंडेड फंक्शन ये कन्वर्जेंट होना चाहिए एंड रियल होना चाहिए। सेकंड एजम्पशन जो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि s मैंने दिया, न्यू वेरिएबल इंट्रोड्यूस करवा दिए जो कि ओल्ड वेरिएबल x को ट्रांसफॉर्म कर देगा, and with these assumption we get the standard form of Laplace transformation, okay, which takes input as f of t and gives output as f of s। नोट कर लें s एक्चुअली वही नेगेटिव टाइम log ऑफ x था। सो यहाँ पे ये पावर में नेगेटिव क्यों अपीयर हो रहा है और बेस में हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्यों एज्यूम किया है, डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं प्रीवियस स्लाइड में। फर्दर ये कि दिस इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म इज कन्वर्जेंट फॉर एवरी बाउंडेड फंक्शन f ऑफ t। सो अगर लेट्स से f ऑफ t बाउंडेड फंक्शन है, सो ये इंटीग्रल हमेशा कन्वर्जेंट होगा, ये हमेशा कन्वर्ज करेगा। ओके, सो हम मैथमेटिकली इसको इस तरह से लिखते हैं, लेप्लास ऑफ f ऑफ t। ओके, सो हमारा ओल्ड वेरिएबल t है, वे t इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ओके, एंड दिस इज एक्चुअली 0 टू इन्फिनिट एंड f of t e to the power minus st, where s is new variable. Okay, and this gives us a new function. ओके, एंड न्यू फंक्शन को जैसे हम पावर सीरीज ट्रांसफॉर्मेशन में कर रहे थे, हम यहाँ पे न्यू फंक्शन को f के करस्पॉन्डिंग कैपिटल F से रिप्रेजेंट करेंगे एंड न्यू वेरिएबल ऑब्वियसली हमारा s है। सो हम इस तरह से कह सकते हैं कि Laplace transformation is a function, is a transformation which maps a function from one space to another space। ओके, एंड फर्स्ट स्पेस के जो हम फंक्शंस हैं उन्हें t के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, एंड फर्दर ये फर्स्ट स्पेस के जो फंक्शंस हैं ये t ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए डिफाइन है, एंड सेकंड स्पेस के फंक्शन में जो हम वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं वो s कंसिडर कर रहे हैं। ओके, और आगे चल के देखेंगे कि ये जो फर्स्ट स्पेस है इनके फंक्शंस को हम एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं।
ओके, सो यस, ये प्रॉपर रीजन थी कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का फार्मूला कहाँ से ड्राइव होता है. सो हम कह सकते हैं, अगर मैं समराइज करूँ अभी तक की डिस्कशन को, सो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इज एक्चुअली जनरलाइजेशन ऑफ द पावर सीरीज ट्रांसफॉर्मेशन. In the sense, in power series transformation we transform a discrete function to a continuous function, whereas in the Laplace transformation we transform a continuous function to a continuous function. सो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन का अब हम आंसर कर सकते हैं कि ऐसे कौन से फंक्शन हैं जिनका लेप्लास एग्जिस्ट करता है और ऐसे फंक्शंस को क्या बोलते हैं. सो लेट्स से अगर लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी लिखा हुआ है तो उसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो कुछ इस तरह से है. सो एक तो पॉइंट ये है कि अगर हमारे पास ये एफ बाउंडेड फंक्शन है, सो बाउंडेड फंक्शन का तो लेप्लास हमेशा एग्जिस्ट करेगा, बिकॉज फॉर बाउंडेड फंक्शन हमने ऑलरेडी ये कंडीशन इम्पोज की हुई है कि ये इंटरवल कन्वर्जेंट होगा. ओके, सेकेंडली अगर लेट्स से ये बाउंडेड फंक्शन नहीं है तो हम हमारे पास कंडीशन क्या है लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करने के लिए, ये क्वांटिटी जो इनसाइड इंटीग्रल है जो कि डेफिनेशन में एक्चुअली हम इस पे कंडीशन इम्पोज कर रहे हैं कि द क्वांटिटी इनसाइड द इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन दिस मस्ट अप्रोच टू जीरो व्हेनेवर टी अप्रोचेस टू इन्फिनिट फॉर सम वैल्यूज s is greater than or equal to s naught. So yes, s naught एक limit exist करना चाहिए such that for s greater than s naught this limit should approaches to zero. So this type of function are called exponential order function. If function satisfy this condition, we say that the function is exponential order function. In other words, we can write this as limit t approaches to infinite f of t divided by e to the power st. This should approach to zero. So yes, हम इस तरह के functions को exponential order function बोलते हैं, and every bounded function is exponential order function. ये basic rule है, okay? But there are other functions that are not bounded, but they can be exponential order. So we can say that Laplace transformation exists if and only if the function is exponential order, and mathematically this means that this limit approaches to zero whenever t infinite. Okay, and to evaluate this limit we always use a L'Hopital rule. So for example, let's say अगर मैं function consider कर रहा हूँ f of t is equal to t square. Now whether this is exponential order or not, simply हम इसके साथ divide कर लेंगे e to the power st and then limit apply कर लेंगे t approaches to infinity. Okay, so and directly जब हम यहाँ पे limit apply करेंगे, so we know that this is infinite by infinite form. So yes, मैं infinite by infinite form में L'Hopital rule apply करूँगा. So top से दो बार derivative apply करने के बाद 2 factorial आ जाएगा, and bottom से हमें s square e to the power st मिल जाएगा. And whenever we apply the limit on this thing, obviously this approaches to zero. So this means that t square is a function which is of exponential order. Okay, clearly this is not a bounded function, but this is exponential order. Similarly, अगर sin x को देख लें, so sin x obviously bounded function है, so ये तो clearly exponential order function है. Okay, इसी तरह t की कोई सी भी power हम consider कर लें, yes ये exponential order function है. ज्योमेट्रिकली हम अगर लेट्स से एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन को देखना चाहें, सो हम इस तरह से देख सकते हैं कि इन दोनों फंक्शन की जो प्रोडक्ट है, अगर हम इन दोनों फंक्शंस को मल्टीप्लाई करें, जिस फंक्शन को भी चेक करना चाह रहे हैं उसको e पावर एस टी के साथ अगर मल्टीप्लाई करें, सो फॉर एवरी s ग्रेटर देन सम s नॉट दिस ग्राफ मस्ट अप्रोच टू जीरो whenever t approaches to infinity. In other words, we say that a function is of exponential order if the graph of the function remains below than the graph of e to the power minus st. So graph of function is exponential function के ग्राफ से below रहे. ओके, सो इस तरह के फंक्शन को एक्सपोनेंशियल ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं. सो इजी वे ये है कि हम जस्ट जिस फंक्शन को भी चेक करना चाह रहे हैं कि वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर है या नहीं, सिंपल उसे e टू द पावर माइनस एस टी के साथ मल्टीप्लाई करें एंड s की डिफरेंट वैल्यू के लिए चेक करें कि वो इनको अप्रोच कर रहे हैं या नहीं व्हेनेवर t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी. सो यस, यहाँ पे हमने ग्राफिकली f of t is equal to t power 4 कंसिडर किया है, and this approach is 0 whenever t approaches to infinite. So we say that this is exponential order. So अगर let's say अगर हम function consider कर e to the power t square, okay, now this function is not an exponential order because अगर मैं इसको e to the power
टी स्क्वायर को मल्टीप्लाई करूँ ई टू द पावर माइनस एस टी, व्हेन हम लिमिट अप्लाई करें टी अप्रोचेस टू इन्फिनिट, सो दिस थिंग अप्रोचेस टू इन्फिनिट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एस। ऐसी कोई भी एस की वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए ये ग्राफ जीरो को अप्रोच करे व्हेनेवर टी अप्रोचेस टू इन्फिनिट। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ a function which is not of exponential order. Even e to the power t power n, for all n belongs to natural number greater than 2. So these functions are not of exponential order. So इस तरह के function का Laplace exist नहीं करे। And clearly हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये e to the power t square fast grow करेगा as compared to e to the power st. So इसका ऑर्डर obviously greater है e to the power माइनस एस टी के। सो दिस मीन दैट ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल आर्डर का फंक्शन नहीं है। फिर एज अगर पोलिनोमियल फंक्शंस को देखें तो पोलिनोमियल फंक्शंस ऑब्वियसली इनका आर्डर ई टू द पावर एस टी से लेस है। सो इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक्सपोनेंशियल आर्डर के फंक्शन है। इसी तरह साइन हाइपरबोलिक फंक्शन एंड कॉस हाइपरबोलिक फंक्शन भी एक्सपोनेंशियल आर्डर के हैं। सो उनकी भी लेप्लास एग्जिस्ट करती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि एक्चुअली हम लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन डिस्कस क्यों करें। सो लेट्स से अगर मैं एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम कंसीडर करूं, सिंपल फर्स्ट ऑर्डर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम अगर हम कंसीडर करें डिफरेंशियल इक्वेशन, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड एक इनिशियल कंडीशन है। ओके, सो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर लेट्स से इस इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम पे अप्लाई करें, तो लेफ्ट साइड पे अगर मैं डिफरेंशियल इक्वेशन पे लेप्लास अप्लाई करूं, राइट साइड पे भी लेप्लास अप्लाई करूं, सो जीरो का लेप्लास जीरो होगा। एंड इसी तरह चूंकि लेप्लास लीनियरिटी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, सो लेप्लास फर्स्ट टर्म पे भी अप्लाई हो जाएगा एंड सेकंड टर्म पे भी अप्लाई हो जाएगा। ओके, लेप्लास ऑफ डेरिवेटिव एक्चुअली एस वाई एस एंड माइनस वाई ऑफ जीरो है। सो यस, ये हम आगे चल के डिराइव करेंगे कि ये फार्मूला कैसे है। सो अगर लेप्लास डेरिवेटिव पे अप्लाई करें, सो एस वाई ऑफ एस, यहाँ पे वाई ऑफ एस एक्चुअली लेप्लास ऑफ वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमने ऑलरेडी बात की हुई है कि स्मॉल अल्फ़ाबेट्स के करस्पॉन्डिंग जो लेप्लास होगा उन्हें हम कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के साथ डिनोट करें। सो अगर इसकी वैल्यू पुट कर ली जाए, इनिशियल कंडीशन की वैल्यू 1 पुट कर दी जाए, तो हम देखते हैं कि हमें इससे एक अलजेब्राइक इक्वेशन मिल जाएगी। सो यस, हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन थी, लेप्लास अप्लाई करने के बाद ये इससे मुझे एक अलजेब्राइक इक्वेशन मिल गई। सो अब अलजेब्राइक इक्वेशन को अननोन y ऑफ s के लिए सॉल्व करेंगे। ओके, y ऑफ s कैसे है, यहाँ पे 2 आउटसाइड शिफ्ट कर लिए लेप्लास है एंड y पे लेप्लास अप्लाई किया तो y ऑफ s आ गया। ओके, सो अब हम इस अलजेब्राइक इक्वेशन को y ऑफ s के लिए सॉल्व करेंगे। सो y ऑफ s सिंपली अगर लेट्स से मैं इसकी 1 वैल्यू पुट करूँ और सिंप्लीफाई करूँ, सो y ऑफ s मुझे s-2 मिल जाएगा। सो देखें, लेप्लास अप्लाई करने से एक डिफरेंशियल इक्वेशन एक अलजेब्राइक इक्वेशन में कन्वर्ट होगी। एंड नेक्स्ट स्टेप में हम इस पे लेप्लास इन्वर्स अप्लाई करके इसका जो सोल्यूशन है वो फाइंड कर लेंगे। सो जैसे y ऑफ s को मैंने लेप्लास ऑफ y ऑफ t लिख लिया एंड देन लेप्लास को राइट साइड पे शिफ्ट करें, सो वो लेप्लास इन्वर्स बन जाएगा। बिकॉज लेप्लास इज अ फंक्शन, सो उसका इन्वर्स भी डिफाइन किया जा सकता है। सो हम इसे राइट साइड पे शिफ्ट करें, सो इससे हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। बिकॉज लेप्लास इन्वर्स ऑफ 1 डिवाइडेड बाय s-2 इज e टू द पावर 2। ये आने वाले लेक्चर्स में हमने डिटेल में डिस्कस करना है। सो दिस मीन दैट इफ वी अप्लाई लेप्लास ऑन ODEs, इट विल कन्वर्ट ODEs टू अलजेब्राइक इक्वेशन। और अलजेब्राइक इक्वेशन के साथ डील करना ऑब्वियसली कंपैरेटिवली इजी है एज कंपेयर टू लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन विद इनिशियल कंडीशन। सो यस, ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, लीनियर इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स ODEs को करस्पॉन्डिंग अलजेब्राइक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है। सो इसलिए हम लेप्लास एक्चुअली डिस्कस करते हैं। बहुत पावरफुल टेक्निक एक्चुअली हमें प्रोवाइड करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। ओके, सेकेंडली अगर लेप्लास इक्वेशन को PDEs पे अप्लाई करें, सो PDEs पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस है। सो लेप्लास अगर हम PDEs पे अप्लाई करें, सो इससे हमें जो लेप्लास अप्लाई होने के बाद ODEs मिल जाती हैं, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाती हैं। अगर लेट्स से PDEs में हमारे पास 2 वेरिएबल हैं t एंड x। ओके, सो इस केस में हम लेप्लास अप्लाई करेंगे, सो इससे हमें एक t कन्वर्ट हो जाएगा s में एंड x एज इट इज़ रहेगा। सो इससे हमें OD मिल जाएगी। सो यस, OD को सॉल्व करना एज कम्पेयर टू PDEs कंपेरेटिवली ईजी है। सो हम इसलिए लेप्लास स्टडी करते हैं PDEs को सॉल्व करने के लिए। ओके, एंड लास्ट प्रॉब्लम
जो इसकी एप्लीकेशन है लेप्लास अगर वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन विद डिफरेंस कर्नल पे अप्लाई करें। वोल्टेरा इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन स्पेशल टाइप की इंटीग्रल इक्वेशंस हैं और इसमें अगर डिफरेंस कर्नल अपीयर हो रहा हो तो हम देखते हैं कि लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर इस पर अप्लाई करें तो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इसे भी अलजेब्राइक इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देता है एंड अलजेब्राइक इक्वेशन को ऑब्वियसली हम फिर इजीली सॉल्व कर लेते हैं लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए। सो लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली इन शॉर्ट हमें एक पावरफुल टेक्निक प्रोवाइड करती है डिफरेंट टाइप्स की इक्वेशन को डील करने के लिए। जिस आज के लेक्चर में यही डिस्कस करना था। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।